हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन करनवाल हमारी आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। इंग्लिश में हम लोग उसको सेट्स बोलते हैं। समुच्चय आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए आपका जो अगला ही चैप्टर है वो संबंध और फलन है। तो वहाँ पे संबंध जो है वो समुच्चय के गुणन के रूप में ही परिभाषित होता है। और प्रायिकता में आप देखेंगे समुच्चय का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे टर्म्स परिभाषित करते हैं। और आपका जो इंजीनियरिंग या हायर मैथ्स की हम बात करें तो वहाँ पर भी समुच्चय का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो कुल मिला के समुच्चय जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं समुच्चय की परिभाषा से। देखते हैं समुच्चय होता क्या है। ठीक है। तो समुच्चय की अगर हम बात करें तो परिभाषा हम देखते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा जो है हमारे पास समुच्चय की वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह हमारे पास है, वस्तुओं का संग्रह है। और कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित। तो किस संग्रह को हम सुपरिभाषित कहेंगे, किसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, और उसी के अनुसार हम किस संग्रह को समुच्चय कहेंगे, किस संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपरिभाषित का क्या मतलब है यहाँ पे। तो सुपरिभाषित, ठीक है, तो सुपरिभाषित कोई संग्रह है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है। पहला जो है वो ये है कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, मतलब जो हम वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक नियम होना चाहिए जिसके हिसाब से हम बता सकें कि कोई एक वस्तु है वो उस संग्रह में आती है या नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक नियम होना चाहिए पता करने के लिए कि कोई वस्तु हमारे पास दी गई है, उस वस्तु को हम बोल सकते हैं कि वो संग्रह में है या फिर बोल सकते हैं कि वो संग्रह में नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास है सम संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो सम संख्याओं का संग्रह, यहाँ पे जो नियम है वो है कि जो संख्या मेरे पास सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को मान लीजिए मेरे को 5 पता करना है, 5 इस संग्रह में आता है या नहीं आता है, तो मैं नियम के हिसाब से देखूंगा 5 एक सम संख्या नहीं है तो इस संग्रह में नहीं आता है। उसी प्रकार मैं देखूंगा 6 इस संग्रह में आता है या नहीं आता है, तो 6 एक सम संख्या है तो इस संग्रह में आती है। उसी तरह 7 इस संग्रह में नहीं आती है क्योंकि विषम है। 8 इस संग्रह में आती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक नियम है हमारे पास। नियम क्या है कि जो सम संख्याएं हैं हम उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो किसी एक संख्या को मैं बता सकता हूं इसमें है या नहीं है। ये 5 सम संख्या नहीं है तो 5 उसमें नहीं है। 6 सम संख्या है तो 6 इसमें है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं।
किताबों का संग्रह अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए आपकी जो गणित की किताब है, आपसे बोलूं क्या इस संग्रह में है, क्योंकि वो किताब है तो वो संग्रह में है। और अगर मैं आपके पास किताबों के संग्रह में अगर कुर्सी की बात करूं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं क्या ये वस्तु इस संग्रह में है, तो आप देखेंगे कि ये वस्तु किताब नहीं है, कुर्सी है, तो इस संग्रह में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक नियम हमारे पास है, उस नियम से हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई वस्तु संग्रह में आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित होने के लिए पहला हमारे पास बिंदु है। उससे दूसरा जो एक और हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है किसी संग्रह को सुपरिभाषित बोलने के लिए, आइए हम वो देख लेते, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो बिंदु है किसी संग्रह को सुपरिभाषित बोलने के लिए, वो ये है कि हमारा जो संग्रह है वो हमेशा समान रहना चाहिए। संग्रह हमारा हमेशा समान रहना चाहिए। मैं लिख देता हूं उसे, संग्रह हमेशा, इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे, समान होना चाहिए। समान से हमेशा समान रहना चाहिए से मतलब है कि ऐसा व्यक्तियों के अनुसार वो संग्रह बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग हो। तो मैं लिख देता हूं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। मतलब वो है, कोई भी व्यक्ति उस संग्रह को बनाए वो हमेशा समान होना चाहिए, संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हमारा बिंदु है सुपरिभाषित बोलने के लिए किसी संग्रह को, वो ये है कि जो संग्रह हमारा है वो हमेशा समान होना चाहिए। हमेशा समान से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं उस संग्रह को बनाऊं तो वो कुछ और हो, आप उस संग्रह को बनाएं तब वो कुछ और आए, और या फिर कोई और व्यक्ति उस संग्रह को बनाए तो कुछ और आए। मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए, संग्रह हमेशा समान रहना चाहिए, कोई भी उस संग्रह को बनाए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। पांच सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो पांच सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये देखते हैं कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं है। तो मान लीजिए मैं ये संग्रह अगर बनाता हूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस संग्रह में कौन कौन से जानवर आते हैं। शेर मुझे लगता है सबसे खतरनाक जानवर, पांच सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। उसके बाद भेड़िया मुझे लगता है इस संग्रह में आता है, और बाकी सांप, चीता और बंदर। तो मेरे हिसाब से पांच सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो ये है। उसमें शेर है, भेड़िया है, सांप है, चीता है, बंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक और अपने दोस्त के पास गया, मैं उसको बोलता हूँ कि आप ये पांच सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाइए। तो हो सकता है उसके हिसाब से ये संग्रह कुछ ऐसा हो। मान लीजिए शेर उसको लगता है ठीक है सबसे खतरनाक है, भेड़िया भी उसको लगता है। हो सकता है सांप उसके हिसाब से सबसे खतरनाक ना हो, उसको लगता है कि नहीं सांप सबसे खतरनाक पांच सबसे खतरनाक जानवरों में नहीं है। हो सकता है वो शार्क को इसमें रखे, शार्क मछली, और वो बिच्छू को इसमें रख सकता है, और चीता। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे आप देखिए, उसने बंदर को भी इस संग्रह में नहीं रखा। तो ये जो पांच सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह है
ये जो जब मैंने ये संग्रह बनाया तो उसमें था शेर, भेड़िया, सांप, चीता, बंदर, क्योंकि मेरे अनुसार ये 5 सबसे खतरनाक जानवर है। किसी और व्यक्ति के पास में गया, उसने संग्रह बनाया, तो उसके अनुसार शेर, भेड़िया, शार्क, बिच्छू और चीता, ये 5 सबसे खतरनाक जानवर हैं। तो ये जो संग्रह है ये बदल गया, व्यक्तियों के अनुसार बदल गया, क्योंकि खतरनाक जानवर, हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम माप सके कौन जानवर कितना खतरनाक है। ये निर्भर करता है व्यक्तियों के ऊपर कि उनको कौन सा जानवर खतरनाक लग रहा है। मुझे ये 5 जानवर खतरनाक लगते हैं, किसी और को ये 5 जानवर खतरनाक लगते हैं। तो क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है, तो ये समुच्चय नहीं है। ये मैं लिख देता हूं, ये जो संग्रह है समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन सा संग्रह समुच्चय है, कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। अगर वो इन 2 बिंदुओं को फॉलो कर रहा है, इनका पालन कर रहा है, तो हम बोल देंगे वो समुच्चय है। पहला बिंदु हमारे पास था संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, और दूसरा बिंदु है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग हो। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं संग्रह का, हम देखेंगे कि क्या वह संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। तो सबसे पहले देखेंगे, एक नियम है यहाँ पे कि जो हमारी वस्तुएं जो हम इकट्ठी कर रहे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो मतलब अगर मैं ए को देखूं, मैं आपको पूछूं क्या ये संग्रह में आता है, तो आप नियम के हिसाब से चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है तो इस संग्रह में आता है। बी संग्रह में नहीं आता है क्योंकि वह स्वर नहीं है। तो हमारे पास एक नियम है। दूसरा जो हमारा बिंदु था वो था ये, मान लीजिए मैं इस संग्रह को बनाता हूं, तो मेरे हिसाब से इस संग्रह में होंगे ए ई आई ओ यू। आप इस संग्रह को बनाते हैं, आपके हिसाब से भी ए ई आई ओ यू ही होंगे। ठीक है, कोई भी संग्रह को बनाए, इस संग्रह में हमेशा यही आने हैं, आई ओ यू। ये मैं अलग अलग इससे लिख रहा हूं क्योंकि वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे लिख रहे हैं। मेन चीज जो क्या है कि आप संग्रह के अंदर आपके पास क्या वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं यही है, ए ई आई ओ यू है, यहाँ पर भी ए ई आई ओ यू है। लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको किस क्रम में लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग लिखे हैं तीनों जगह। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी संग्रह समान है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे है, और जो यहाँ पर है वो यहीं पे है। तो दुनिया का कोई भी आदमी इस संग्रह को बनाए, यह कभी बदलने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये संग्रह एक समुच्चय है क्योंकि एक इसके पास एक नियम है जिसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कोई वस्तु इसमें है या नहीं है, और दूसरा ये संग्रह दुनिया का कोई भी व्यक्ति बनाता है, ये संग्रह हमेशा समान ही रहेगा, वो यही रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है और ये एक समुच्चय है। तो अभी हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, उसमें हम देखेंगे, पता करेंगे कि कौन सा संग्रह समुच्चय है, कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 उदाहरण यहाँ पे हम लोग ने लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखक हमको निकालने हैं। ठीक है, अभी हमको ये पता करना है कि ये संग्रह व्यक्तियों के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग है या नहीं है। तो मान लीजिए, ठीक है, मैं इस संग्रह को बनाता हूँ, मैं इस संग्रह में मुंशी प्रेमचंद रखता हूँ। मुझे लगता है कि वह 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों में से एक हैं। कोई और व्यक्ति इस संग्रह को बनाएगा तो हो सकता है उसके हिसाब से मुंशी प्रेमचंद उतने प्रतिभाशाली ना हो, तो वह सोचे कि नहीं, ये लेखक इस संग्रह में नहीं आएगा, तो संग्रह बदल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कौन कितना प्रतिभाशाली है, इसको मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है
ये निर्भर करता है व्यक्तियों के ऊपर कि आपको कौन ज़्यादा प्रतिभाशाली लगता है। ठीक है, तो ये जो संग्रह है ये विभिन्न व्यक्तियों के हिसाब से चेंज होने वाला है, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। दूसरा जो है आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो मान लीजिए मैं आपके विद्यालय जाता हूं और मैंने एक संग्रह बनाया जिसके हिसाब से उस संग्रह में केवल आपके विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर मैं देखूं वो इस संग्रह में है या नहीं है, तो बहुत ही इजी है पता करना, बहुत आसान है। अगर वो आपके विद्यालय का है तो संग्रह में है, आपके विद्यालय का नहीं है तो इस संग्रह में नहीं है। दूसरा चीज, मैंने ये संग्रह बनाया तो इसमें आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी होंगे। आप इस संग्रह को बनाएंगे तो भी आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी आएंगे, ये बदलने वाला नहीं है। किसी और व्यक्ति को मैं बोलूं कि वो भी आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को संग्रह में शामिल करेगा, तो भी ये बदलने वाला नहीं है। तो ये एक समुच्चय है। तीसरा हमारे पास आता है, हमारे पास है भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो मान लीजिए मैं इस संग्रह को बनाता हूँ, तो मैं MS धोनी को इस संग्रह में रखता हूँ। मुझे लगता है वो सबसे अच्छे भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक है। और मान लीजिए कोई और व्यक्ति बोलता है कि नहीं MS धोनी इसमें नहीं है, या फिर वो बोलता है रोहित शर्मा है, कोई और बोलता है रोहित शर्मा इसमें नहीं है। तो इसलिए ये सबसे अच्छे जो है कौन कितना अच्छा है ये निर्भर करेगा कि आप व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करेगा उसको कौन कितना अच्छा लगता है। तो ये भी एक संग्रह नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तियों के हिसाब से बदलने वाला है। फिर हमारे पास है विषम संख्याओं का संग्रह। तो विषम संख्याओं के संग्रह में आप देख सकते हैं, मतलब 1, 3, 5 ये सभी आएंगे। आप इस संग्रह को बनाएं तो भी वही रहेगा, मैं बनाऊं तो भी वही रहेगा, कोई भी इसको बनाए तो भी ये संग्रह बदलने वाला नहीं है। तो ये एक समुच्चय है। 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। इसको तो मैं लिख भी सकता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसको हम क्योंकि यहाँ पे जगह है तो लिख दिया इसलिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने ये संग्रह बनाया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 का संग्रह है। आप बनाएंगे 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो भी यही रहेगा। कोई भी व्यक्ति बनाए ये बदलने वाला नहीं है, तो ये भी एक समुच्चय है। आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह। तो फिर से हम देखेंगे, प्रतिभाशाली हमारे पास आ गया है। कौन कितना प्रतिभाशाली है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कौन कितना प्रतिभाशाली लगता है, हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक संग्रह नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तियों के हिसाब से बदलने वाला है। तो इसलिए हम इस प्रकार हम किसी भी संग्रह को बता सकते हैं कि वो समुच्चय है या नहीं है। हमको क्या करना है, हमको देखना है कि वह सुपरिभाषित है या नहीं है। सुपरिभाषित होने के लिए हमारे पास 2 नियम थे। तो महत्वपूर्ण जो सबसे है वो दूसरा नियम है, वो जो संग्रह है वो समान होना चाहिए सभी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर द वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।